एक न्यूज़ है जिसे मिंट ने भी निकाला है और उसके अलावा भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में है जिसमें कहा जा रहा है कि जो एस्पार्टेम होता है ना, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग वो पोटेंशियली कैंसर कॉजिंग स्वीटनर है और जिसका इस्तेमाल मोस्टली अपन लोग डाइट कोक वगैरह नहीं होती है उसमें होता है। एस्पार्टेम देखा जाए तो आर्टिफिशियल स्वीटनर है और वो 200 टाइम्स 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है टेबल शुगर के कंपैरिजन में। जो हम लोग चीनी लेते हैं ना, वाइट शुगर लेते हैं, उसके कंपैरिजन में। इसी की वजह से जो डाइट बेवरेजेस होते हैं या चॉकलेट्स होती हैं वो आपको ज़्यादा मीठी दिखती हैं और इसमें मीठेपन के साथ साथ लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अब इस पर भी डब्ल्यूएचओ की नज़र है। एक इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है जिसको आईएआरसी कहते हैं और एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अभी डिक्लेयर पूरी तरह से तो नहीं किया है लेकिन इस पर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा बोला है कि ये पोटेंशियली कैंसर काजिंग हो सकता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि ये मुद्दा क्या है। अब देखिए, जो एस्पार्टेम है वो दुनिया के जो सबसे आम जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनमें शामिल है। इसका इस्तेमाल कोका कोला, डाइट सोडा, च्युइंगम, जो चाय आती है ना पैक्ट में, जो है ना चाय, जो कोल्ड टी के जो आजकल बने हुए कैन आते हैं उसमें, इसके अलावा जूस के कई ड्रिंक्स में जो जूस पैकेजिंग वाला होता है। अब इसी को लेके इस महीने जुलाई में 15 जुलाई तक एक बड़ा फैसला आने वाला है जो डब्ल्यूएचओ लेने वाली है। अब ऐसा क्या है एस्पार्टेम में जो कहा जा रहा है कि वह संभावित रूप से कैंसर पैदा करता है। समाचार एजेंसी है रॉयटर्स। रॉयटर्स ने एक जानकारी दी और उसने बताया कि डब्ल्यूएचओ से कैंसर पैदा करने वाला कृत्रिम स्वीटनर घोषित करने वाला है। अब डब्ल्यूएचओ की एक कैंसर अनुसंधान शाखा है जिसको कहते हैं आईएआरसी, जो मैंने अभी बताया आपको कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। ये अपनी कुछ रिसर्च कर रही है और आईएआरसी ने इस महीने में ही कई सारे स्पेशलिस्ट बुलाए थे जिनका मकसद था कि एस्पार्टेम को सही तरीके से आकलित किया जाए, इसमें खतरा है या नहीं है। अभी तक आईएआरसी ने तो कुछ नहीं कहा है कि कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट की कितनी मात्रा सुरक्षित रूप से ले सकता है। अब जो बात हो रही है कि आईएआरसी ने किसी उत्पाद के इस्तेमाल को लेकर उपभोक्ताओं से चिंता जताई है और वो है एस्पार्टेम को लेकर। अब इसकी चिंताओं को लेकर कई प्रोडक्ट्स को अपनी रेसिपी में चेंज करना होगा और इसे लेकर आईएआरसी की आलोचना भी हो रही है। अब इस मिलावट पर डब्ल्यूएचओ की कमेटी है, इसको बोलते हैं जेईसीएफए, वो भी इस साल एस्पार्टेम की इस्तेमाल की समीक्षा कर रही है और इसकी जो एक अभी मीटिंग भी हुई थी जून के लास्ट में, और ये भी अपना जो डिसीजन है उसी दिन देगी जिस दिन आईएआरसी अपना डिसीजन देगी। 1981 से ही जेईसीएफए का कहना रहा है कि एक दिन में एस्पार्टेम की एक निश्चित मात्रा का ही सेवन करना चाहिए। मान लो एक व्यक्ति है जो 60 किलो का है और हर दिन, युवा भी है और हर दिन 12 केन डाइट सोडा पीता है तो उसकी सेहत को खतरा हो सकता है। और जेईसीएफए ने इस बात को यूरोप और अमेरिका के कई जो कंट्रोलर हैं, फूड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो भी जेईसी के इस बात से सहमत हैं। अब ये जो इस फैसले को लेकर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत डरी हुई हैं। फूड इंडस्ट्री और इसके रेगुलेटर्स को इस बात का डर है कि दोनों जो इंस्टीट्यूट हैं इनके फैसलों को एक समय में ही सामने लाना होगा, अलग अलग नहीं आने चाहिए, एक साथ आए और एक साथ एक जैसा फैसला होना चाहिए। फैसले अलग नहीं होने चाहिए ताकि कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। आईएआरसी के एस्पार्टेम पर जो फैसला होगा फिलहाल उस पर तो
बड़ा असर हो सकता है। लेकिन 2015 में भी इस समिति ने कुछ बोला था कि ग्लाइफोसेट भी एक कैंसर पैदा करने वाला एक तत्व है और उसका भी फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो कई सारे जैसे यूरोपीय जो फूड रेगुलेटर थे उन्होंने इसका विरोध किया था। अब आईआरसी के फैसले के बाद से ही कई सारे कंज्यूमर्स ने जर्मनी की कंपनी थी बेयर पर आरोप लगाया था कि ग्लाइसोफेट एक वीडिसाइड है और इसकी वजह से कई लोगों को कैंसर हो रहा है और कई कंज्यूमर्स कंपनी को कोर्ट तक ले गए और उससे हट जाने की मांग की। कोर्ट ने माना कि प्रोडक्ट से लोगों को कैंसर होने के पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर कोर्ट ने कोई बड़ा डिसीजन नहीं दिया। अब आईआरसी के फैसले हो सकते हैं कुछ अनावश्यक चिंता भी पैदा करें, कुछ आलोचनाएं भी हों। जैसे इससे पहले भी वो कई बार इस तरह की चीज़ें बोल चुके हैं, जैसे कि रेड मीट भी कैंसर पैदा कर सकता है। उन्होंने तो यह भी कहा था कि जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं वो एस्पार्टेम की तरह ही वो भी कैंसरस है। अब ये जो समीक्षाएं हो रहे हैं, ये जो रिव्यू हो रहे हैं, इस पर कई सारे अध्ययन पहले भी हो चुके हैं। एस्पार्टेम को लेकर कई स्टडीज़ हैं जिसमें कहा गया है, जैसे फ्रांस में 10 लाख युवाओं पर एक रिसर्च की गई थी। उसमें देखा गया कि लोग बड़े अमाउंट में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उनका यूज़ करते हैं, जिसमें एस्पार्टेम भी है, और उससे कैंसर का खतरा थोड़ा अधिक है। इटली के एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम है रामाजिनी इंस्टीट्यूट। उसने भी बताया था कि चूहों में कुछ कैंसरस एस्पार्टेम से भी जुड़े हुए थे, कुछ कैंसर फैलाने वाले एलिमेंट्स थे, वो एस्पार्टेम की वजह से ही डेवलप हुए थे। अब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो एस्पार्टेम की तरह ही मीठे हो सकते हैं? जैसे एस्पार्टेम 200 गुना मीठा होता है, इसी प्रकार से एसोसल्फेम पोटेशियम भी 200 टाइम्स टेबल शुगर से, जो सुक्रोज होती है ना, उससे मीठा होता है। और दुनिया में जो सबसे मीठी शुगर है ना, वो 20,000 गुना मीठी होती है टेबल शुगर से। उसका नाम है एडवेंटेम। एडवेंटेम के बाद है बेटा नियोटेम। नियोटेम अप्रॉक्सीमेटली 10,000 टाइम्स ज़्यादा मीठी होती है टेबल शुगर से। सैक्रीन सैक्रीन अप्रॉक्सीमेटली 500 से 700 गुना तक ज़्यादा मीठा माना जाता है टेबल शुगर से। इसी प्रकार एक और है जिसमें 500 गुना तक टेबल शुगर से मीठी है, उसका नाम है सुक्रोलोज। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एस्पार्टेम तो इस लिस्ट में बहुत नीचे है। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर इंडस्ट्रीज़ है। अब सेफ लेवल ऑफ स्वीटनर्स क्या होगा, ये तय करने का काम फूड एफडीए करती है यूएसए में। ठीक है, इसी प्रकार हर देश में भी उसी प्रकार की एक फूड रेगुलेटरी एक अथॉरिटी होती है। उसका काम है कि वो देखे कि डेली इनटेक के स्वीटनर का कितना होना चाहिए और वो लोगों को बताया जाए, लोगों तक वो बात पहुँचे कि कौन कौन से स्वीटनर हैं और उनकी कितना अमाउंट। तो जिस स्वीटनर से जो चीज़ बनी हुई है तो उसके बारे में बता दिया जाए कि इस स्वीटनर का इतना अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये हार्मफुल हो सकता है। तो इन चीज़ों को भी रोकना होगा। तो WHO की जो रिसर्च, जो कैंसर रिसर्च एजेंसी है, जैसा कि बोल रही है एस्पार्टेम के बारे में कि हो सकता है इट इज़ ए पॉसिबिलिटी फॉर द कार्सिनोजन सोर्सेस। तो अब देखते हैं फिलहाल 15 जुलाई को कौन सा फैसला आता है, IARC कौन सा फैसला देती है, और उसके साथ साथ JECFA भी कौन सा फैसला देने वाली है। दोनों के फैसले को 14 जुलाई तक इंतजार रहेगा। तो देखते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग इस रिपोर्ट को अपडेट करेंगे कि ये कैंसरस है कि नहीं, उसके बेसिस पर ही फिर हम लोग जानेंगे।